जी कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 62। जो चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लेंथी चैप्टर है पार्टनरशिप की तरह। हमारे सिलेबस में हमारी बुक में 2 चैप्टर्स हैं जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे बेस कर रहे हैं। एक चैप्टर में हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और रूल्स पढ़ते हैं और दूसरे चैप्टर में इसकी जो स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। चैप्टर के कुछ कंसेप्ट्स टेक्निकल हैं, अटेंटिव हो के आपने समझने हैं और मैं खुद भी उन कंसेप्ट्स को थोड़ा स्लो स्पीड के साथ और बार बार दोहराऊंगा। आपने इंश्योर कर लेना है कि कंसेप्ट वो कंप्लीट आपको समझ आ गया है, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट समझ आ गया तो आगे चल के केस स्टडीज़ को अटेम्प्ट करने में, केस स्टडीज़ को समझने में आसानी होगी। लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट समझ नहीं आया तो केस स्टडी भी ठीक तरीके से अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। बहुत ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, सिर्फ कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिनके साथ आप फेमिलियर हो जाएं, अच्छे तरीके से उनकी समझ आ जाए तो टॉपिक ईजी हो जाता है। जो टाइटल है टॉपिक का वो क्या है? वो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या टॉपिक है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं हम पीस ऑफ पेपर को। हम अकाउंटिंग में या लॉ में इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं? पीस ऑफ पेपर, कागज का कोई भी टुकड़ा, वो इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आपको राइट टू रिसीव मनी दे, यानी जो अगर आपके पास है ना तो आपके पास राइट टू रिसीव मनी, आप उसके बदले में पैसे वसूल कर सकते हैं। जैसे एक वो पेज भी है जिसके ऊपर आप अपनी केस स्टडीज अटेम्प्ट करते हैं, वो भी तो एक कागज का टुकड़ा है। क्या वो इंस्ट्रूमेंट है? वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि वो किसी को आप देके आप उसके बदले में पैसे वसूल नहीं कर सकते। तो इंस्ट्रूमेंट क्या है? वो कागज का टुकड़ा जो आप किसी को हैंड ओवर करें तो आप उसके बदले में पैसे वसूल कर सकते। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है चेक। क्या चेक एक पीस ऑफ पेपर है? और अगर आपके पास किसी का चेक जो प्रॉपरली फिल हुआ है अगर आपके पास है तो क्या आपका राइट टू रिसीव मनी भी नहीं है उसके ऊपर? क्या आप वो बैंक को देके उसके बदले में पैसे वसूल कर सकते हैं? तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ? ऐसा रिटन पीस ऑफ पेपर, रिटन पीस ऑफ पेपर जिसमें आपके पास राइट टू रिसीव मनी है। जो अगर आपके पास है तो आपके पास राइट टू रिसीव मनी है। जैसे फर्ज कीजिए बाजू का डेटर्स होते हैं ना, काउंटिंग में आपने पढ़ा होगा डेटर्स क्या होते हैं। डेटर्स हमें लिख देते हैं आई विल पे यू ₹50,000 आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, अगर ये कोई डेटर आपको ये लिख देता है और ये कागज आपके हैंड ओवर कर देता है तो क्या इस रिटन पीस ऑफ पेपर की बेस पे आपके पास राइट टू रिसीव मनी आ गया? बिल्कुल आ गया। आप उस डेटर से पैसे वसूल कर सकते हैं इस पीस ऑफ पेपर की बेस पे। इवन सम टाइम अगर आपको पैसों की जरूरत हो ना तो आप किसी बैंक के पास भी जा सकते हैं 1 महीने से पहले कि सर अब मेरी जगह पे आप इससे पैसे ले लीजिएगा महीने बाद, मुझे अभी चाहिए, महीने बाद 50,000 देगा ये, अभी मुझे 45,000 दे दें आप। इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग करवाना, टेक्निकली फाइनेंस की लैंग्वेज में। तो क्या अब अगर बैंक के पास ये कागज चला जाता है जो आपने उसे हैंड ओवर किया है तो क्या बैंक के पास भी एक रिटन पीस ऑफ पेपर नहीं आ जाएगा जिसमें राइट टू रिसीव मनी है? तो ये है इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या हुई? रिटन पीस ऑफ पेपर विच गिव्स राइट टू रिसीव मनी। निगोशिएबल का मतलब है ट्रांसफरेबल। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं कि जो लॉ में स्पेसिफिक उनका मीनिंग होता है। बाज़ औक़ात हो सकता है कि कॉमन लाइफ में कुछ और तरीके से टर्म बोली जाती हो लेकिन प्रोफेशन में कुछ और बोली जाए। जैसे मैंने आपको बताया था, नहीं वो आपकी क्लास में नहीं, कि हम एक वर्ड बोलते हैं चेंज, आम जिंदगी में चेंज। लॉ में जब किसी चीज को चेंज करने की बात आए ना तो वो चेंज का लफ्ज नहीं बोलता, वो कहता है अल्ट्रेशन। क्या कहता है? अल्ट्रेशन। हालांकि अल्ट्रेशन का मतलब और चेंज का मतलब है एक ही, लेकिन लॉ को ये अल्ट्रेशन का वर्ड ज्यादा बेहतर लगता है, उसको ज्यादा पसंद है। इसी तरह अकाउंटिंग में भी एक वर्ड यूज करते हैं परचेजेस। हालांकि परचेज करने में और बाय करने में कोई फर्क नहीं है। परचेज और टू बाय 100% सेम मीनिंग है, लेकिन अकाउंटेंट्स की पसंद है कि उन्हें परचेजेस का वर्ड जो है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं लिखना पढ़ना बोलना। तो उसी तरह जो निगोशिएबल है इसका मतलब 100% यही है कि ट्रांसफरेबल, विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी। 100% मीनिंग इसका ये। लेकिन लॉ ट्रांसफरेबल के लफ्ज को इतना पसंद नहीं करता, निगोशिएबल के वर्ड को पसंद करता है।
तो फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हुआ? ऐसा रिटन पीस ऑफ पेपर जो किसी को राइट टू रिसीव मनी देता है, जो अगर आपके पास है आपका राइट टू रिसीव मनी है, इनके पास है इनका राइट टू रिसीव मनी है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ऐसा पीस, रिटन पीस ऑफ पेपर विच गिव्स राइट टू रिसीव मनी and which is also negotiable, which is also transferable। ट्रांसफरेबल का मतलब यह है इंस्ट्रूमेंट इनके पास है, राइट टू रिसीव मनी इनका है, लेकिन अगर ये चाहें तो ये इंस्ट्रूमेंट इनके हवाले कर दें। अगर ये भाई जो के होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट थे, क्या थे? होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट थे, ये इस इंस्ट्रूमेंट को आगे इस भाई को दे दें, इस भाई को होल्डर बना दें। अब होल्डर ये वाले भाई बन गए, अब राइट टू रिसीव मनी किसका है? इन भाईजान का। अगर इंस्ट्रूमेंट में ये खास बात है कि वो एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो सकता है, तो हम कहते हैं ये निगोशिएबल है। ये क्या है? निगोशिएबल है। और निगोशिएबल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सके। और जब ट्रांसफर कर दिया जाता है तो हम कहते हैं ये निगोशिएशन हो गई। क्या हो गई? निगोशिएशन हो गई। निगोशिएशन का एक मतलब आप इंग्लिश में ये भी समझते होंगे, निगोशिएशन में बार्गेनिंग। यहाँ पे बार्गेनिंग मतलब नहीं है इसका निगोशिएशन का। निगोशिएशन का मतलब क्या है कि ट्रांसफर। निगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबल, निगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबल, निगोशिएशन मींस विच हैज बीन ट्रांसफर्ड, विच हैज बीन ट्रांसफर्ड। अच्छा, अगर कंसेप्ट समझ आ रहा है तो मुझे बताइए, क्या एक चेक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? अगर मैंने चेक लिखा पे 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज पे बेरर, बेरर लिखा होता चेक के ऊपर, कभी चेक देखा है आपने? नहीं वैसे देखा नहीं देखा हुआ, चले कोई बात नहीं, कभी आपको दिखा देंगे फिर, है बल्कि कल ही दिखा देंगे। है चेक? अच्छा, बैग में चेक निकालने लगे। नहीं, किसी के पास है क्लास में चेक इस वक्त? शाबाश, दिखाएं चेक, शाबाश शाबाश शाबाश। भाई चोरी का तो नहीं है? अच्छा चलिए, हाँ शाबाश, दिखाएं। ये सवाब, ये कोई कॉन्फिडेंशियल चीज तो नहीं है ना इसके ऊपर? हाँ तो जरा शेयर कर दे मेरे भाई। हाँ ये जरा शेयर कर, और ध्यान रखिए कि किसके पास है इस वक्त चेक। हाँ, एक नजर ना इस चेक को देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। जिन स्टूडेंट्स ने पहले चेक देखा हुआ है वो फिर इसको ना देखें, वो आगे ट्रांसफर करते जाएं, लेकिन एक दफा इसको देख लें। वैसे घर जाके गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा, बेहतर है। वापिस आते हैं डिस्कशन की तरफ, वापिस हाँ आप शाबाश, आप इस तरीके इधर से सर्कुलेट करवा दें। एक चेक इधर से आ गया, एक उधर से, चलें शाबाश। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको पता चल जाए कि ये है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो फिर से आए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब, बस कर दे भैया, ऐसा पीस ऑफ पेपर विच गिव्स राइट टू रिसीव मनी एंड विच इज ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो निगोशिएबल का मतलब ही ट्रांसफरेबल है। जो ट्रांसफरेबल नहीं वो निगोशिएबल नहीं, और जो ट्रांसफरेबल है वो निगोशिएबल है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि चेक मैं इन भाईजान को लिख के दूं और ये बाद में वो चेक किसको दे दे? अब फिर चेक के ये वसूल करेंगे पैसे। तो इन्होंने क्या किया? ट्रांसफर ना बोले, ट्रांसफर ना बोले, अब लीगल लैंग्वेज बोले, इन्होंने निगोशिएशन की। तो अब देखें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या कहता है? ए रिटन डॉक्यूमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट विच गिव्स राइट टू रिसीव सर्टन मनी। अच्छा, मैंने पहले सिर्फ मनी कहा, पैसे, अब है सर्टन मनी। सर्टन में भी कंसेप्ट है, ओनली में भी कंसेप्ट है, मनी ओनली। यानी इसका मतलब है निगोशिएबल। अगर मैं इनको लिख के दूं, भाईजान मैं आपको 1 महीने बाद 5 चेयर्स दूंगा बना के, क्या ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? निगोशिएबल क्यों निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ मनी ट्रांसफर हो सकती है, मनी पे हो सकती है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं। अच्छा, और अगर मैं लिखूं कि भाईजान मैं आपको 1 महीने के बाद कुछ पैसे अदा करूंगा, कुछ पैसे अदा करूंगा, सर्टन नहीं है, कुछ पता नहीं कितने पैसे। तो इसीलिए मैंने खास तौर पे डेफिनेशन में 2 अल्फाज ऐड किए कि राइट टू रिसीव सर्टन और मनी ओनली। सर्टन का मतलब समझ आ गया क्या है? कि पता हो कितने पैसे। जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आ गया, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हट गया है। हो सकता है इसमें कुछ चीज ऐसी हो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसी और तरीके से, जैसे आपको पार्टनरशिप एक्ट में समटाइम ऐसे होता था, वो जॉइंट प्रॉमिस वाला रूल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ और था और पार्टनरशिप में कुछ और। पार्टनरशिप में एक पर्सन भी डिमांड कर सकता था परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता था ना ना जॉइंट प्रॉमिसर जो हैं वो एक साथ डिमांड कर सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं है, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। ठीक है, मे भी कुछ चीजें, अक्सर चीजें कॉमन होगी, मे भी कुछ चीजें डिफरेंट। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था कि टर्म्स एंड कंडीशन सर्टन होनी चाहिए, तो यहां पे भी कह रहा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अमाउंट
सर्टन होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए। मैंने एक चेक लिखा, उसके ऊपर अमाउंट नहीं लिखी, अमाउंट नहीं लिखी अभी, तो क्या वो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? वो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हाँ, मैं अमाउंट लिख देता हूं, फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, ब्लैंक चेक बिल्कुल होता है, लेकिन वो हमारी डेफिनेशन की हद पे पूरा नहीं उतरता, डेफिनेशन पे पूरा। तो सर्टन सम ऑफ मनी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये जो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे अहम कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो है ट्रांसफरेबल। ट्रांसफर होने को क्या कहते हैं? निगोशिएशन। अब ये डिफरेंट टाइप्स हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। उसी तरीके से निगोशिएशन के भी डिफरेंट मेथड है, दो मेथड है निगोशिएशन के, दो मेथड है। एक है निगोशिएशन थ्रू डिलीवरी और एक है निगोशिएशन थ्रू इंडोर्समेंट। एक है निगोशिएशन थ्रू डिलीवरी और एक निगोशिएशन थ्रू इंडोर्समेंट। असल में जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसके दो बड़ी टाइप्स, इसको डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। जैसे आपको याद होगा, हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ी थी। तो वो डिफरेंट, एक था वॉइडेबल, वैलिड, और फिर एक था वैलिड और वाइड और वाइडेबल, और भी टाइप्स थे। एक था एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटिव, ये कोई टाइप पढ़ी थी हमने? ये नहीं पढ़ी, नहीं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था हमने कि नहीं पढ़ा? हाँ, आज मैं तो जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, उसी तरह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। उनमें से एक टाइप है बेयरर इंस्ट्रूमेंट और दूसरी टाइप है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बहुत सी टाइप्स हैं, एक टाइप है बेयरर इंस्ट्रूमेंट और दूसरी टाइप है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। आपने अक्सर देखा होगा चेक के ऊपर लिखा होता है पे टू, आगे लाइन लिखी होती है और एंड में लिखता है आर बेयरर। जैसे ये भी जो चेक सर्कुलेट हो रहा है किसी के पास, इस वक्त कहां पे है? ये जरा मुझे दिखाइएगा, ये अभी मैं आपके सामने ये लाइन लिखता हूं, इधर ये किस तरह की लाइन लिखी हुई है? ये लिखा हुआ है पे, इसके बाद ब्लैंक और बेयरर। ये चेक के ऊपर ये लिखा, हर चेक के ऊपर ये लिखा होता है, ठीक है। हर चेक के ऊपर ये लिखा, हर चेक के ऊपर ये लिखा होता है पे डैश आर बेयरर। इसका मतलब पता है क्या? अगर मैं चेक सारा फिल कर दिया और ये एज इट इज, जरा गौर से समझिएगा इस कंसेप्ट को, ये चेक दे दिया इसी तरह छोड़ दिया मैंने, और ये दे दिया इनको, क्या ये चेक ट्रांसफर हो गया? क्या राइट टू रिसीव मनी ट्रांसफर हो गया? क्यों नहीं हो गया? नहीं, मैंने कहा मैं बाकी सारा फिल करके दे दिया, बाकी सारा फिल किया, अमाउंट भी लिखा, डेट भी लिखे, साइन भी किए, सब कुछ कर दिया। ये वाली लाइन एज इट इज रहने दी, ये वाली लाइन, बाकी सारा चेक फिल कर दिया, फिल करके इनको दे दिया। क्या राइट टू रिसीव मनी ट्रांसफर, कीजिए 10,000 का चेक है, क्या अब ये भाईजान 10,000 रुपए कलेक्ट कर सकते हैं बैंक से? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मैंने यहां पे किसी का नाम नहीं लिखा, मैंने लिख दिया आर बेयरर। तो इसका बेयरर का मतलब क्या है? whoever bears it, whoever holds it। बेयर का मतलब है होल्ड करना, कि पे करो, मैं बैंक को कह रहा हूं पे करो, किसको? बेयरर को। whoever hold, जिसके पास भी हो। अगर यही चेक ये आगे इनको ट्रांसफर कर दें, यही इंस्ट्रूमेंट आगे इनको ट्रांसफर कर दे, अब राइट टू रिसीव मनी किनका है? इनका। यही इंस्ट्रूमेंट आगे इनको ट्रांसफर कर दे, राइट टू रिसीव मनी ट्रांसफर होता जाएगा। यानी इसका मतलब है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पेएबल टू बेयरर हो, बेयरर का मतलब जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट है उसको अमाउंट पे की जाएगी, इसे कहते हैं बेयरर इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं? बेयरर इंस्ट्रूमेंट। इसके ऊपर लिखा था पेएबल आर बेयरर। क्लियर हो गया? बेयरर इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो सकता है क्या? हो सकता है। कैसे? सिर्फ डिलीवरी से। आप चेक को सिर्फ, इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दें, निगोशिएट हो गया। सिर्फ ट्रांसफर कर दें, निगोशिएट हो गया। मेरी बात समझ आई? थोड़ा सा आगे डिस्कशन को लेके चले। अगर मैं लिखूं भाईजान का नाम क्या है? जुल्कर, आसान सा भाई, असद भाई। मैं लिखूं पे असद आर बेयरर, पे असद आर बेयरर। सोच के बताइए अब, क्या ये बेयरर इंस्ट्रूमेंट है? बेयरर इंस्ट्रूमेंट है।
हाँ, मैं इसका मतलब समझे। इसका मतलब है मैं बैंक को कह रहा हूं, जिस बंदे ने पैसे देने मैं उसको कह रहा हूं या तो असद को दो या जो भी होल्ड करता हो, जिसके पास जो भी बेरर हो इस चेक का। बेरर का मतलब क्या है? होल्डर, जो भी इस चेक को, इस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा हो। तो स्टिल ये बेरर चेक है, स्टिल ये बेरर इंस्ट्रूमेंट है। इसका मतलब है ये मैंने लिख के असद को दे दिया, असद ने आगे बशीर भाई को दे दिया, बशीर भाई ने कलीम भाई को दे दिया। अब मुझे बताइए ये आगे क्या कलीम भाई के पास राइट है इसको कलेक्ट करने का? यस, राइट है। राइट ट्रांसफर क्यों राइट है? क्योंकि बेरर है, मैंने लिखा है बेरर है। बात समझ आई? अच्छा, अब जरा सुनिए, कहानी को आगे लेके चलें, ट्विस्ट लेके आए इसमें। अब मैंने ये चेक या इंस्ट्रूमेंट है, ये कंसेप्ट सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई होता है, लेकिन चूंकि हमारे लिए कॉमन एग्जांपल चेक है जिसको हमने देखा हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे चेक बार बार यूज कर रहा हूं। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा ये कंसेप्ट बाकी के सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे भी अप्लाई होता है। अगर मैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पे असद लिखा और उसके आगे आर बेरर काट दिया, अब मैंने असद को इंस्ट्रूमेंट दिया, क्या ये बेरर है? अब डिस्कशन टेक्निकल होने जा रही है, अटेंटिव होके। क्या ये चेक बेरर है? ये चेक बेरर नहीं है, क्योंकि इस चेक की पेमेंट होगी असद को। इस चेक की पेमेंट किसको होगी? असद को। ये बेरर इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो जो बेरर इंस्ट्रूमेंट नहीं होता वो होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। बेरर इंस्ट्रूमेंट जो नहीं होता वो क्या होता है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं बेरर का लफ्ज ना काटता तो टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता? बेरर। और इसकी निगोशिएशन कैसे होती? सिर्फ डिलीवरी से। लेकिन मैंने बेरर का लफ्ज काट दिया, ये इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। यहां पे $1 मिलियन क्वेश्चन, क्या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो सकता है? क्या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो सकता है? क्या ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो सकता है? इसका जवाब है यस, हो सकता है। हो सकता। हाँ, अगला क्वेश्चन, हाउ, कैसे हो सकता है? पहली चीज याद रखिएगा, बेरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट फर्क क्या है? बेरर इंस्ट्रूमेंट किसी भी पर्सन को पेबल है जिसके पास भी वो इंस्ट्रूमेंट है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट सिर्फ उस बंदे को पेबल है जिसका नाम लिखा हुआ है, जिसका नाम लिखा हुआ है। अब अगर ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि नाम लिखा हुआ है, सिर्फ असद को पेबल है। अब अगर असद भाई चाहें क्या इसको निगोशिएट कर सकते हैं? इसका जवाब है यस, कर सकते हैं। लेकिन निगोशिएट करने का तरीकाकार क्या है? इनको एक नहीं दो काम करने पड़ेंगे। बेरर इंस्ट्रूमेंट में तो निगोशिएशन के लिए सिर्फ एक काम करना पड़ता था, क्या? डिलीवरी। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, कैसे पता चला ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है? पेबल टू सर्टेन पर्सन है, पेबल टू सर्टेन पर्सन है। क्या ये निगोशिएट हो सकता है? यस, ये निगोशिएट हो सकता है। कैसे हो सकता है? असद भाईजान, उसके आगे बशीर भाई को ट्रांसफर करना है, ये असद भाई इसके आगे लिखेंगे बशीर, इसको काटेंगे नहीं, इसको काटेंगे नहीं, इसके आगे लिख देंगे बशीर और इधर साइन कर देंगे अपने असद। इसका क्या मतलब हुआ? असद भाई ने अपना राइट टू रिसीव मनी ट्रांसफर कर दिया, किसको? बशीर को। लेकिन याद रखें, यहां पे सिर्फ बशीर नहीं लिखना, जिसको निगोशिएट करने सिर्फ उसका नाम नहीं लिखना बल्कि साइन भी करने हैं। और आपको मजे की बात बताऊं, लॉ कहता है आगे ट्रांसफरी का, आगे ट्रांसफरी कौन है? जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है। लॉ कहता है ट्रांसफरी का नाम लिखो या ना लिखो, साइन लाजमी करने हैं। अगर निगोशिएशन करना चाहते हो तो वैसे तो कंप्लीट जो इंडोर्समेंट होती है ना, जो कंप्लीट मेथड है, उसमें ट्रांसफरी का नाम भी लिखा जाता है और जो ट्रांसफरर है वो अपने साइन भी करता है। लेकिन लॉ क्या कहता है? कहता है दोनों चीजें होना जरूरी है, लेकिन कहता है दोनों में से अगर ट्रांसफर करना है, ज्यादा अहम चीज क्या है? सिग्नेचर। सिग्नेचर भी आम जबान का लफ्ज है, लीगल लैंग्वेज में से कहते हैं इंडोर्समेंट। दोनों में कुछ फर्क नहीं है, सिवाय ये कि लॉ को ये पसंद है लफ्ज प्रेफरेबली इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब सिग्नेचर, इंडोर्समेंट का मतलब सिग्नेचर, इंडोर्समेंट का मतलब सिग्नेचर, इंडोर्समेंट का मतलब सिग्नेचर। और निगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल, निगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल।
तो अब मैं लीगल सेंटेंस बोल रहा हूं, आपने मुझे बताना है ये सारे का सारा आपको समझ में आया कि नहीं। लीगल सेंटेंस क्या है? negotiable instrument is transferable from one party to another party. There are two methods of negotiation. There are two methods of negotiation. Number one, by delivery only. Number two, by endorsement plus delivery. Bearer, यहां तक समझ आ गई? आगे, bearer instruments are negotiated by delivery only. Order instrument are negotiated by endorsement plus delivery. भाई ये बात, अगर आपको ये तीन सेंटेंस समझ आ गए ना, अभी तक का सारा लेक्चर समझ आ गया। ये तीन सेंटेंस कौन से फिर से सुन लें कि an instrument, a negotiable instrument can be transferred from one party to another. पहले दूसरी बात, there are two methods of negotiation. Number one, delivery only. Number two, endorsement plus delivery. फिर आगे, अब ये कौन सा मेथड कब यूज होता है ये सुन लें। तीसरी लाइन, bearer instruments are negotiated by through delivery only. Order instruments are negotiated through endorsement plus delivery. भाई ये बात समझ आ गई? किसी स्टूडेंट को इनमें से कोई भी लफ्ज समझ में ना आया हो? क्लियर? निगोशिएशन, ये एंडोर्समेंट, बेयर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ये टर्म समझ आ रही है? इन टर्म्स के ऊपर जितनी मेहनत करेंगे केस स्टडी उतनी जल्दी आसान होगी, उतनी जल्दी सॉल्व होगी। इन टर्म्स के ऊपर, कौन सी टर्म्स के ऊपर? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, बेयर इंस्ट्रूमेंट, एंडोर्समेंट, डिलीवरी, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताएं, बशीर भाई ने आगे कलीम भाई को ट्रांसफर करना है, हो सकता है कि नहीं? कैसे होगा? बशीर भाई आगे साइन करे, आगे लिखेंगे ऐसे कलीम, किधर लिखे, जिधर मर्जी लिख दे, आगे लिखते हैं कलीम, और इधर लिखेंगे बशीर। ठीक है, ये ट्रांसफर हो गया। भाई साइन हो जाए, साइन, नो प्रॉब्लम। अच्छा, यहां तक समझ आ रहा है तो कहानी में ट्विस्ट लेके आऊं कि ना लेके आऊं? बाकी भाई कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे, देख लें। हो भी सकते हैं, नहीं भाई ने कहा हो भी सकते। चलें, अगर हुए ना कंफ्यूज तो रिवर्स कर लेंगे, रिवर्सल एंट्री पास कर देंगे। हम यूं समझ लेंगे जैसे कुछ डिस्कस किया ही नहीं था। आपने टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बताना है। क्या बताना है? टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट बताना है। बल्कि इधर से भाई ने इतनी मेहनत की है, पाकिस्तान जिंदाबाद। सुने, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ है पे बेयरर, क्या लिखा हुआ है? पे बेयरर, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? जैसे यहां पे अगर लिखा हुआ है पे, अब आपने उधर नहीं देखना, इधर देखना, उधर नहीं देखना, इधर देखना। ये देख, मैं कहा था उधर देखना है, नहीं मैं इधर भी आ जाऊं ना, आपने फिर भी उधर ही देखना है, उधर देखना है। मैं तो इम्तिहान ले रहा था आपका। लिखा हुआ पे बेयरर, ठीक है? इसमें ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? बेयरर के ऑर्डर, शाबाश, बेयरर, बेहतरीन, बेयरर इंस्ट्रूमेंट। क्यों बेयरर लिखा हुआ है बेयरर? अच्छा, अगर लिखा हुआ है पे असलम और बेयरर, फिर भी भाई असलम नाम लिखा हुआ है, बेयरर भी तो लिखा हुआ है, अच्छा, अगर मैंने किसी इंस्ट्रूमेंट पे लिखा हुआ है पे असलम और बेयरर को काट दिया, ये क्या है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, अगर मैंने लिखा है सिर्फ पे असलम, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट? पक्की बात है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। अगर पे असलम और ऑर्डर लिखा है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। क्योंकि या तो इसको ऑर्डर वाला क्यों कहते हैं? क्योंकि या तो ये असलम को पेबल होगा या जिसको असलम ऑर्डर लगाएगा, असलम के ऑर्डर पे, उसके हुक्म पे। असलम आगे बशीर को कह दे, बशीर को पेबल, बशीर आगे कलीम को ऑर्डर लगा दे, कलीम को, कलीम आगे दाऊद भाई को ऑर्डर लगा दे, दाऊद भाई को पेबल है। तो ये ऑर्डर का मतलब समझ आया? ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि या तो जिसका नाम है उसको पे करो या जिसको वो कहे, जिसको वो हुक्म दे उसके हुक्म के मुताबिक पे करो। ऑर्डर का मतलब ये है। अच्छा, आगे चले।
आखिरी क्वेश्चन, अगर लिखा हुआ है मैंने, अच्छा, पे असलम और पे असलम और ऑर्डर, इन दोनों में क्या फर्क है? पे असलम और पे असलम और ऑर्डर में क्या फर्क है? पे असलम और पे असलम और ऑर्डर में क्या फर्क है? कौन स्टूडेंट को फर्क बताएगा? फर्क बताएगा कौन स्टूडेंट? ट्रांसफर नहीं हो सकता। पे असलम या पे असलम और ऑर्डर 100% सेम है, 100% सेम है। पे असलम और पे असलम और ऑर्डर 100% सेम है, 99.9 भी नहीं कह रहा, 100% सेम है। अब सुने, पे असलम या दूसरी स्टेटमेंट पे असलम और बेरर, इन दोनों में क्या फर्क है? वो कौन से वाला बेरर, कौन से वाला? पे असलम और बेरर वाला बेरर इंस्ट्रूमेंट है और पे असलम वाला ऑर्डर है। हालांकि ऑर्डर नहीं भी लिखा होगा फिर भी ऑर्डर है, यानी बेरर लिखा होगा तो बेरर है वरना ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, बेरर लिखा हो तो बेरर है वरना ऑर्डर है। पे असद ऑर्डर है, पे असद और ऑर्डर या भी ऑर्डर। आखिरी क्वेश्चन, मैंने लिखा पे असलम ओनली, पे असलम ओनली, शाबाश, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, क्योंकि मैंने कह दिया है कि असलम को ही पे करो और किसी को नहीं। इसका मतलब है पे असलम का मतलब कुछ और है, पे असलम ओनली का मतलब कुछ और है। भाई बात समझ आए? अच्छा, अभी तक की डिस्कशन में हमने क्या समझा? हमने समझा बेरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। हमें पता चला बेरर इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पेएबल है किसको? एनी पर्सन हु होल्ड्स इट। बेरर इंस्ट्रूमेंट किसको पेएबल है? एनी पर्सन हु होल्ड्स इट। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट किसको पेएबल है? पेएबल टू ए स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड का मतलब क्या? जिसका नाम लिखा हुआ है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट वो है जो पेएबल है किसको? जिसका नाम लिखा हुआ है, और हिज ऑर्डर, या उसके ऑर्डर पे, जिसको वो कहेगा उसको पेएबल है। फर्क समझ आया? अब नीचे एग्जांपल जो केस स्टडी में पूछेगा ना, वो एग्जांपल्स हमने निकाल के आपके सामने रखी हैं। पे बेरर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? बेरर इंस्ट्रूमेंट। पे ए आर बेरर, पे ए आर ऑर्डर, पे ए ओनली, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। ये सारी एग्जांपल ये आपको समझ आ गई, ये केस स्टडी में यूज होंगी, फिर ना कहिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो भी पूछ ले। चलें वापस आ जाए। तो हम ये स्टडी कर रहे थे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो कि राइट टू रिसीव मनी, सर्टेन मनी होने देता है। इसके 3 एग्जांपल्स हैं। चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। चेक हम जानते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज हम नहीं जानते, प्रॉमिसरी नोट हम नहीं जानते, लेकिन जिन चीजों को हम नहीं जानते वो भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो चेक जान जाएंगे शाबाश। चेक, तो प्रॉमिसरी नोट की एग्जांपल क्या है? चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। और याद रखिएगा क्या? करेंसी नोट। अगर आप सोचेंगे ना, ये भी डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं, लेकिन ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। शेयर्स तो लगेगा डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं, लेकिन ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। करेंसी नोट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, शेयर्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो कौन है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। अच्छा, कुछ खसूसियात सुन ले। खसूसियात किसकी खसूसियात? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की खसूसियात ना असल में किसी भी चीज की करेक्टर उसे दूसरी चीजों से डिफरेंशिएट करती हैं। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कहता है ये इजीली ट्रांसफरेबल हैं, आपके पास कोई बाइक है ना, वो भी ट्रांसफरेबल है, किसी दूसरे को नहीं बेच सकते क्या? ट्रांसफर कर सकते हैं। आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, वो भी किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उनको ट्रांसफर करने का तरीकाकार बहुत डिफिकल्ट है। वो है डिफिकल्ट ट्रांसफरेबल। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? 1 मिनट के अंदर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे?
अगर बेयर इंस्ट्रूमेंट साइन करके नहीं, डिपेंड करता है इंस्ट्रूमेंट की टाइप कौन सी, ऐसे ना करें मेरे साथ। अगर बेयर इंस्ट्रूमेंट है बाय डिलीवरी, और अगर नॉट इंस्ट्रूमेंट है तो बाय डिलीवरी एंड इंस्ट्रूमेंट, दोनों से। कितना टाइम लगता है भाई फिजिकली ट्रांसफर करना है? कितना, ये लो, ये 2 सेकंड में ट्रांसफर हो गया। और अगर ट्रांसफर, और अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो साइन करके ट्रांसफर, उसमें कितना लगेगा? उसमें 10 सेकंड लग जाएंगे। तो इससे ज्यादा कोई आसानी के साथ ट्रांसफरेबल होने वाली चीज है? कैश है वैसे, करेंसी नोट इससे भी ज्यादा आसानी से ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन वो तो हमारे नेगोशिएशन डेफिनेशन है। तो एग्री करते हैं इजीली ट्रांसफरेबल। दूसरा वाह वाह, जिसने ये कंसेप्ट समझ लिया ना, 25% निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को समझ लिया। 25% कंसेप्ट ले। कंसेप्ट क्या है? टाइटल ऑफ होल्डर इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट। टाइटल ऑफ होल्डर इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। टाइटल ऑफ होल्डर इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। लॉ की एक आदत है, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी आदत लॉ की समझी होगी, कि वो इनोसेंट पार्टी को प्रोटेक्ट करता है। जैसे अगर कोई एजेंट या कोई पार्टनर अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करे और थर्ड पार्टी को इसका नॉलेज ना हो, तो लॉ कहता है ट्रांजैक्शन बाइंडिंग है भाई, थर्ड पार्टी इनोसेंट पार्टी थी, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप आपस में देख ले। इसी तरह आपको याद होगा मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड के एसेंशियल्स में हमने वो पढ़े थे जब, तो उसमें था एक्सेप्शंस कि कब कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होता। उसमें एक कंडीशन थी, व्हेन इनोसेंट थर्ड पार्टी एक्वायर्स इंटरेस्ट इन गुड फेथ। तो जब इनोसेंट थर्ड पार्टी इन गुड फेथ किसी चीज को हासिल कर लेती है ना पैसे देके, तो लॉ इनोसेंट थर्ड पार्टी है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं हो सकता, आप आपस में डैमेजेस क्लेम कर लें एक दूसरे से, जो करना है, थर्ड पार्टी को हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। तो लॉ की एक आदत है, क्या मिजाज है लॉ का, कि वो थर्ड इनोसेंट पार्टी को डिस्टर्ब नहीं होने देता। अब ये इस लाइन में भी यही कंसेप्ट है, टाइटल ऑफ होल्डर इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट। तो कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि मैंने, अभी देखिए कहानी में ट्विस्ट आने लगा, मैंने चेक लिख के दिया असद भाई को, ये था बेरर, ये क्या था? बेरर। असद भाई से वो चेक हो गया गुम। असद भाई से चेक, अब कहानी में ट्विस्ट आने लगे हैं, मैं थोड़ा जरा स्लो करने लगा उस पर। चेक हो गया असद भाई से गुम, वो मिल गया कासिम भाई को। कासिम भाई ने उस चेक की पेमेंट जाके बैंक से रिसीव कर ली। अच्छा, एक है क्या रिसीव कर सकते हैं कि नहीं, एक कंसेप्ट है क्या रिसीव करना चाहिए कि नहीं। करना चाहिए नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि उनका गुड टाइटल नहीं है, उनका कासिम का टाइटल डिफेक्टिव है। याद रखें, अगर आप चोरी करते हैं किसी का कोई इंस्ट्रूमेंट, या कोई गुमशुदा इंस्ट्रूमेंट आपको मिलता है, या आप गन पॉइंट पे किसी से इंस्ट्रूमेंट छीनते हैं, तो आप इंस्ट्रूमेंट के होल्डर तो है, लेकिन आपका ट्रू ओनर नहीं है। ट्रू ओनर नहीं है। लॉ इसमें ना एक असल में टर्म यूज करता है, मैं डरते डरते बोल रहा हूं। लॉ कहता है आप होल्डर तो हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। होल्डर तो हैं, या भाई इसका क्या मतलब? होल्डर का मतलब जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, जो चाहे तो पैसे ले भी सकता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब जो उसका लीगल ओनर है, जो उसका लीगल ओनर है। इन भाईजान, राइटफुल ओनर, इन भाईजान का 1000 का नोट गिर जाए, ये भाईजान उठा ले, ये होल्डर तो हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। वे क्लियर है? इन भाईजान का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गुम हो गया, कासिम भाई ने उठा लिया। कासिम भाई कौन है? होल्डर। होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है। होल्डर इंस्ट्रूमेंट को होल्ड तो कर रहा होता है, और मजे की बात, वो अगर चाहे तो पैसे वसूल भी कर सकता है, लेकिन वो ट्रू ओनर नहीं है। अल्लाह कहता है बाद में अगर पकड़ा गया ना, तो इसके पैसे निकलवाएंगे, इससे 1-1 रुपया निकलवाएंगे। भाई समझ रहे हैं? कुछ लोग ये समझते हैं कि सर होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में फर्क है, कि होल्डर बैंक से या थर्ड पार्टी से पैसे वसूल नहीं कर सकता, होल्डर इन ड्यू कोर्स कर सकता है। ना 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 ना, ये फर्क, कर दोनों सकते हैं, लेकिन ट्रू ओनर होल्डर इन ड्यू कोर्स है, होल्डर नहीं है। होल्डर अगर पैसे वसूल करता है ना, तो लॉ कहता है ही इज लायबल टू कंपनसेट ट्रू ओनर, ही इज लायबल टू रीइंबर्स पेमेंट टू ट्रू ओनर। ये केस स्टडी में लिखनी पड़ेगी लाइन, कि अगर होल्डर पैसे वसूल कर सकता है। अब मुझे बताएं, इनका चेक गुम हो गया, कलीम भाई के हाथ लगा, कलीम भाई होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स?
अगर वो बैंक से पैसे लेने जाएं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आप देखें चेक, किसी का भी बेयर चेक गुमो, आप जाएं आपको कैश करा देगा, अनलेस के उसने कोई फोन करके मना कर दिया, वो चेक कैश हो जाता है, आपको पैसे मिल जाते हैं। तो लेकिन होल्डर अगर पैसे वसूल कर लेता है, क्या करना पड़ेगा? ट्रू ओनर को वापस करने पड़ेंगे बाद में, ठीक है। अच्छा, होल्डर थोड़ा था चालाक, होल्डर गया माल रोड, उधर उसने एलसीडी पसंद की, 50,000 का चेक इसे गिरा हुआ मिला था या इसने चोरी कर लिया था। हाँ, वो मार्केट में एलसीडी देखी, उसने कहा एलसीडी गाड़ी में रखवाएं, और दुकानदार को कहा सर ये लीजिए चेक। उस दुकानदार ने चेक वसूल कर लिया। दो अल्फाज बोलने लगा हूं, गौर करना है दोनों अल्फाज पे। उस दुकानदार ने चेक वसूल किया, इंस्ट्रूमेंट वसूल किया इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन, 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 इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन। लॉ कहता है जिसने इंस्ट्रूमेंट को रिसीव किया इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है, वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाता है। चाहे इंस्ट्रूमेंट देने वाले का डिफेक्टिव टाइटल हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट देने वाले का डिफेक्टिव टाइटल हो, इंस्ट्रूमेंट लेने वाले का गुड टाइटल बन जाएगा अगर 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 received in good faith for consideration, received in good faith for consideration, received in good faith for consideration। यही लाइन अब पढ़ें तो अब समझ आएगी। टाइटल ऑफ होल्डर इज फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट, यानी होल्डर का टाइटल, अब देखें चोर का टाइटल डिफेक्टिव था, चोर का टाइटल डिफेक्टिव था। नॉर्मली तो डिफेक्टिव टाइटल आगे डिफेक्टिव टाइटल ही ट्रांसफर करेगा ना नॉर्मल, लेकिन अगर चोर किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करे और वो पार्टी इस इंस्ट्रूमेंट को रिसीव करे इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन, इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन, इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन, दोनों बहुत अहम कंसेप्ट है। तो जो होल्डर है दुकानदार, उसका टाइटल क्या होगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स, और उसका टाइटल होगा फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। हालांकि देने वाले का टाइटल फ्री नहीं था। इसका मतलब पता है क्या हुआ? हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि अब ये दुकानदार बैंक के पास जाएगा, ये पैसे वसूल कर सकता है। बाद में अगर जिसका चेक गुम हुआ था उसे पता भी चल जाए कि इस दुकानदार ने कैश करवाया है, उस दुकानदार से पैसे नहीं रिकवर कर सकता। क्यों नहीं रिकवर कर सकता? क्योंकि इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन, इन गुड फेथ फॉर कंसीडरेशन। अब जरा बताइए फॉर कंसीडरेशन का मतलब क्या है? कि बदले में कोई ना कोई चीज दी है। और इन गुड फेथ का मतलब क्या है? कि उसे नहीं पता था ये चोरी का है, उसे नहीं पता था कि ये चोरी का है, गुमशुदा। अब अगर फटे पुराने कपड़े पहन के और जूती है नहीं और 5 लाख का चेक लेके आबिद मार्केट पहुंच जाए और कहे मुझे एलसीडी दे दो और दुकानदार दे दे, फॉर कंसीडरेशन तो है, इन गुड फेथ है, वो पता चल रहा है कि भाई ये भिखारी है, इसके पास कहां से आया? हाँ, इसके पास कहां से आया? इसके पास पैसे थोड़ी आ सकते हैं। जैसे भाईजान को हर इशारे पे रोक लेता है ट्रैफिक वाला, भाई तेरे पास बाइक कहां से आई है? ये क्या है कि ये इन गुड फेथ के निशान, कि आपको हालातों वाकयात से अगर पता चल रहा है ना कि ये चोर है जो आपके पास आया है, अगर पता है ये चोर है तो फिर उसके साथ डीलिंग करते हैं तो आपका गुड फेथ नहीं है, फिर आपका गुड फेथ नहीं है। ठीक है, बैंक में अगर किसी पार्टी का कोई चेक 10 करोड़ का लेके ये भाईजान चले जाएं और बैंक वाला इनको पेमेंट का क्या गुड फेथ है, वो कहेगा भाईजान आगे पीछे 500-600 का चेक लेके आते हो, आज 5 करोड़ का कहां से ले आए, बैठ जाओ इधर अभी देता तुम्हें पेमेंट। तो इन गुड फेथ का मतलब समझ आया? कंसीडरेशन का मतलब है बदले में कोई चीज दी, गुड फेथ का मतलब कि टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीफ, ये चोरी का नहीं है। भला कोई ऐसी मशकूक चीज नहीं है जिससे हमें लगे कि ये चोरी का या ये गुमशुदा हुआ है। ये इन गुड फेथ और फॉर कंसीडर बहुत अहम लफ्ज हैं। केस स्टडी में इन्हीं की बेस, 2 अल्फाज की बेस पे डिसाइड होगा कि पैसे किसने अदा करना है, पैसे किसने अदा करना है। अच्छा, और अगर यही उस दुकानदार को पता हो कि ये अक्सर ये इसी तरह चोरी के इंस्ट्रूमेंट लाके मेरे पास मुझे बेचता रहता है, एलसीडी दे दे, क्या दुकानदार का टाइटल गुड है? डिफेक्टिव है। क्यों डिफेक्टिव है? क्योंकि ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। फॉर कंसीडरेशन तो है, इन गुड फेथ नहीं है। भाई कुछ बात समझ आए? अच्छा, फिर इसके बाद ट्रांसफरी कैन सू इन इट्स ओन नेम। ट्रांसफरी कैन सू, अच्छा मुझे बताइए, मैंने ट्रांसफर किया ए को, मैंने चेक लिखा ए को दिया, ए बैंक के पास गया, बैंक ने कहा भाईजान आप 10 लाख का चेक लेके आ गए, अकाउंट में तो 9,528 रुपए, चेक डिसऑनर।
ये भाईजान केस कर सकते हैं मेरे खिलाफ, केस कर सकते हैं ना, डिसऑनर पे आपको 3 साल की कैद हो जाती है। ये केस कर सकते हैं। ये ट्रांसफरी कैन, ये होल्डर कैन सू। अच्छा, मैंने ए को चेक दिया, ए ने निगोशिएट किया बी को, बी ने किया सी को, सी बैंक के पास गया, चेक डिसऑनर हो गया। सोच के बताना है, सोच के बताना है सी क्या करेगा। ऑप्शन नंबर 1, सी बी के खिलाफ केस करेगा, बी ए के खिलाफ केस करेगा, ए मेरे खिलाफ केस करेगा, या सी डायरेक्ट मेरे खिलाफ केस करेगा। सी दोनों में से जो मर्जी काम कर ले, लॉ ने दोनों की इजाजत दी है। लॉ ने इसलिए कहा ट्रांसफरी कैन सू, विल सू नहीं है, कैन सू इन इट्स ओन नेम। ट्रांसफरी डायरेक्ट मेरे खिलाफ केस कर सकता है अपने नाम से। मैं कल को ये नहीं कहूंगा ओ भाई मैंने तो ए को चेक दिया था, तू सी की तरफ से आ गया, मैं तो तेरे को जानता ही नहीं। मैं ये नहीं, क्योंकि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ब्यूटी यही है कि ये निगोशिएट किए जा सकते हैं, और जिसको निगोशिएट किए गए हैं अगर उसकी पेमेंट नहीं होती, वो खुद डायरेक्ट मेन रिस्पॉन्सिबल पार्टी जिसकी जिम्मेदारी थी पेमेंट कर, उसके खिलाफ केस फाइल कर सकता है। ये समझ आया आपको? तो बताइए, अभी तक आपको जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक है इजीली ट्रांसफरेबल, एक है टाइटल ऑफ होल्डर फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स, एक है ट्रांसफरी कैन सू इन इट्स ओन नेम। इसमें सबसे अच्छा कौन सा फीचर लगा? टाइटल। शाबाश शाबाश शाबाश। बस अगर ये आपको अच्छा लगा तो उसका मतलब केस स्टडी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक फीचर और भी है, क्या? ओन नेम, अपने नाम से केस फाइल कर सकते। मैंने चेक दिया ए को, ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी को, चेक हो गया डिसऑनर। क्या मेरे खिलाफ सिर्फ ए केस फाइल कर सकता है जिसको ओरिजिनली मैंने चेक इशू किया था, या कि जो भी ट्रांसफरी है उनमें से कोई भी मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकता है? कोई भी कर सकता है। यानी अगर सी मेरे पास आता है तो मैं ये नहीं कहूंगा सी को भाई मैं तेरे को नहीं जानता, मैं तुझे पेमेंट नहीं करूंगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब यही है कि अगर प्रॉपर्ली ए ने बी को दिया है, बी ने सी को दिया है, तो मैं सी को भी पेमेंट करने के लिए लायबल हूं। और अगर सी को पेमेंट नहीं करता तो सी डायरेक्ट मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकता है। ट्रांसफरी कैन, ट्रांसफरी समझ रहे किसको कहते हैं? जिसको ट्रांसफर किया गया हो। ट्रांसफरर किसको कहते हैं? ट्रांसफरी किसको कहते हैं? अब फिर क्वेश्चन याद आ गया, ट्रांसफरी और इंडोर्जी में क्या फर्क है? ट्रांसफरर और इंडोर्जर में क्या फर्क है? इंडोर्जर का मतलब जो साइन, इंडोर्समेंट का मतलब साइन, इंडोर्जर का मतलब जो साइन कर रहा है, और इंडोर्जी का मतलब जिसको साइन करके दिया जा रहा है। तो ट्रांसफर और इंडोर्जर एक ही है। ट्रांसफर और इंडोर्जी एक ही है। तो अगर किसी जगह पे ये लिखा हुआ इंडोर्जी कैन सू इन इट्स ओन नेम, तो आपने परेशान हो जाना, इंडोर्जी कहां से आ गया? ट्रांसफरी का ही दूसरा नाम है। भैया समझ आ गई बात? अच्छा, ये समझ, खास तौर पे ये समझ आ गया ना, 25% निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट निमट गया आपका। ये समझ आते आते टाइम लेता है स्टूडेंट्स को। ये जो है ना, ये गुड फेथ और फॉर कंसिडरेशन, ये वाली बात, ये चोर वाली एग्जांपल जेन में रखनी है। चोर होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कैश नहीं, वो पैसे लेगा तो वापस करने का पाबंद है। दुकानदार होल्डर इन ड्यू कोर्स है, वो पैसे लेगा तो वापस देने का पाबंद नहीं है, बशर्त ये कि। अच्छा, फिर करें इंस्ट्रूमेंट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। इंस्ट्रूमेंट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। चलें, बस अब सिर्फ टाइप्स की मेन हेडिंग कवर करके आगे चलता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। इंस्ट्रूमेंट्स एक तो है ना एग्जांपल्स, एग्जांपल्स वो जो मैंने बताया था ना, चेक, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ, ये एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स ये इनकी टाइप का मतलब होता है कि जो बना रहे होते हैं ना, लिखत पढ़त उसके ऊपर कर रहे होते हैं, उसमें कितनी किस्म की वेरिएशन हो सकती है। टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। पहली टाइप बेयरर और ऑर्डर, दूसरी डिमांड और टाइम, तीसरी टाइप इनलैंड और फॉरेन। इंस्ट्रूमेंट कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। 3 टाइप्स बताई उसने। पहली तरह की टाइप क्या है? बेयरर और ऑर्डर। दूसरी तरह की टाइप डिमांड और टाइम। तीसरी तरह की टाइप, अब इनमें सुनने में फर्क क्या है? बेयरर ऑर्डर का मतलब है पेमेंट किसको करनी है। पेमेंट, बेयरर ऑर्डर का मतलब क्या है? ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे? पेमेंट किसको करनी है, पेमेंट किसको करनी है। इसी बंदे को जिसका नाम लिखा है कि जो भी आया पेमेंट किसको करनी है, जो भी आया तो बेयरर।
इसी बंदे को तो पेमेंट किसको करनी है? पेमेंट कब करनी है? पेमेंट कब करनी है? फौरी तौर पे या 3, 4, 5 महीने के बाद? जब भी आ गया फौरी तौर पे या 3, 4, 5 महीने एक स्पेसिफाइड डेट पे पेमेंट करनी है। ठीक है, अगर ये है पेमेंट कब, भाईजान को लिख के दिया, मैं जब भी ये भाईजान मेरे पास आएंगे ये इंस्ट्रूमेंट लेके मैं इनको 10,000 रुपए अदा करूंगा, इनको इंस्ट्रूमेंट दे दिया, इनको 3 महीने बाद इनको मैं, आज क्या तारीख है, 1 जनवरी 2022 लिख के मैंने नीचे लिखा 3 महीने बाद आपको 10,000 रुपए अदा करूंगा। फर्क समझ आया दोनों में? इनको कहा 3 महीने बाद, इनको क्या कहा कि जब भी आप आएंगे इंस्ट्रूमेंट आपको, ये अगर अगले दिन ही मेरे पास आ जाए ना तो मैं इनको पैसे अदा करने का पाबंद हूं। ये अगर अगले दिन आ जाए 1 लगाऊंगा, मैं कहूंगा भाई पढ़ा नहीं, 3 महीने बाद आना, भाग जाओ। ये फर्क समझ आया? ये है डिमांड और टाइम। डिमांड इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल ऑन डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल ऑन टाइम। जो टाइम स्पेसिफाई किया होगा भाई, नहीं सही फर्क है भाई, मजाक समझ रहे, सही फर्क। तो ये क्लासिफिकेशन है पेमेंट किसको करनी है, ये है पेमेंट कब करनी है, ये पेमेंट कहां करनी है। अगर पाकिस्तान में करनी है तो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, अगर यूरोप में करनी है तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो क्लासिफिकेशन, अब देखें आप जब इंस्ट्रूमेंट बना रहे होते हैं ना, चाहे प्रोमिसरी नोट हो या बिल ऑफ एक्सचेंज हो, तो आपने ये डिसाइड करना है क्या पेमेंट किसको करनी है, पेमेंट कब करनी है, पेमेंट कहां कर। जैसे अगर मैं प्रोमिसरी नोट बना रहा हूं ना, कि मैं लिख के दे रहा हूं आई विल पे यू 30,000, तो मैंने पहला डिसीजन क्या करना है, पेमेंट कब करनी है। सिर्फ असलम भाई को पेमेंट करने के लिए लिखूं कि जो भी आ गया उसको पेमेंट। फिर दूसरा डिसीजन, मैंने अगर सिर्फ असलम भाई को पेमेंट करनी है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पे असलम, असलम ओनली की बात नहीं कर रहा, असलम ओनली तो फिर नेगोशिएबल से निकल जाता है। मैं कहता हूं पे असलम और ऑर्डर, अगर मैं चाहता हूं असलम या असल में ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज मोर सिक्योर्ड देन बेयर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, लेकिन बहरहाल आपकी मर्जी है, जो मर्जी। दूसरा डिसीजन प्रोमिसरी नोट बनाते हुए दूसरा डिसीजन मैंने क्या करना है, कब का, डिमांड के टाइम। अगर मैं आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ लिख देता हूं, मैं लिखता हूं ऑन 15 अगस्त, ऑन 15 सितंबर, ये भी टाइम है। और अगर मैं लिखता हूं इमीडिएटली ऑन प्रेजेंटमेंट, आई विल पे इमीडिएटली ऑन, जब मेरे पास आएगा उसी वक्त डिमांड। तो दूसरा, इसका मतलब है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखे, कोई भी इंस्ट्रूमेंट चाहे वो चेक हो, चाहे प्रोमिसरी नोट हो, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, वो बेयरर या ऑर्डर में से कोई एक होगा, वो डिमांड या टाइम में से कोई एक होगा, और वो इनलैंड या फॉरेन में से कोई एक होगा। भाई ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? अच्छा, डिमांड इंस्ट्रूमेंट पेएबल इमीडिएटली होता है, ये समझ आ गया। टाइम इंस्ट्रूमेंट पेएबल होता है स्पेसिफाइड डेट पे या आफ्टर सर्टेन पीरियड, ये समझ आ गया। अच्छा, अगर आप कहें तो एंड में जिस तरह हमने ये पेएबल और बेरर की 2, 3, 4, 5 एग्जांपल्स की थी, आपने पहचान लिया, सर समझ आ गया, जहां पे बेरर का लफ्ज आ जाए वो बेरर इंस्ट्रूमेंट है, और जहां पे बेरर का लफ्ज ना हो वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। उसी तरह हम इनकी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। डिमांड इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा हुआ है पेएबल ऑन डिमांड, यानी इसका मतलब, डिमांड का मतलब पहले समझे, डिमांड का मतलब यह है कि जब मैंने इंस्ट्रूमेंट इनको दे दिया ना, ये जब भी, ये 1 घंटे बाद भी आ गए ना, ला कहना कि पे करें, तो मैं इनको पैसे अदा करने का पाबंद हूं। पेएबल ऑन डिमांड या पेएबल ऑन साइट, या इसको पेएबल ऑन प्रेजेंटमेंट भी कहते हैं। जैसे ही मुझे प्रेजेंट किया, जैसे साइट का मतलब क्या, जैसे मुझे दिखाया, और भाईजान इसको पहचानते हैं, तो फिर निकाल ले वैसे। ये है पेएबल ऑन डिमांड। पेएबल ऑन साइट, जब मैं डिमांड करूंगा, जब मैं, ये फौरी तौर पे पेमेंट करेंगे, ये नहीं कहेंगे सर जी मुझे हफ्ता, 10 दिन, 15, 20 दिन, महीने की, ना। और टाइम इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसे के बाद पेएबल है। अगर मैं लिखता हूं पेएबल ऑन 1 जनवरी 2023, आज क्या है 27 जुलाई 2022, हाँ, तो अगर मैं लिखूं पेएबल ऑन 1 जनवरी 2023, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि आफ्टर सर्टेन टाइम। और अगर मैं लिखूं पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स, या लिखूं पेएबल आफ्टर 20 डेज टाइम, तो ये पेएबल कब होगा, किसके 3 महीने बाद, जिस दिन लिखा है। इसका मतलब हमें ये बात समझ आई कि जब कभी कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिखेंगे उसके ऊपर डेट जरूर डालते हैं। दुनिया का कोई चेक ऐसा नहीं है जिसके ऊपर डेट ना हो, दुनिया का कोई प्रोमिसरी नोट ऐसा नहीं होगा जिसके ऊपर डेट ना हो, कोई बिल ऑफ, डेट से पता चलता है कि किस दिन इशू हुआ।
ये भी टाइम है, ये भी टाइम है फ्रॉम। अच्छा अगर लिखा है पेबल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसके ऊपर बड़ी केस स्टडीज आई है। पेबल 3 months आफ्टर डेथ ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर ए के मरने के 3 महीने। अच्छा एक हिस्ट्री में ना इसी एग्जांपल सुन ले, एक बंदे ने अपने किसी से कर्जा लिया और उससे इंस्ट्रूमेंट लिख के दिया, आई विल पे यू ₹1 million 2 months आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर। ये रियल केस बता रहा हूं, आफ्टर थोड़े से अमाउंट यहाँ डेट चेंज होगी लेकिन केस इस तरह का था, 2 months आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर। बताइए ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड है कि नहीं? हाँ वैलिड है। हमने कहा ना 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 ठहरे, आपने कहा था सर्टन, तो उसने कहा सर्टन, हाँ अमाउंट भी सर्टन, और उसने कहा डेथ भी सर्टन है। क्या नहीं मरना उसने? मरना है ना, कब मरना है ये, लेकिन मरना तो है ना, तो जब भी मरेगा 2 महीने बाद पेबल है। अच्छा इसमें मजीद इंटरेस्टिंग अगर आप कहें तो मसाला डालूं एक और। उसने कहा आई विल पे यू ₹1 million 2 months आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर प्रोवाइडेड माई फादर लीव्स मी इनफ मनी। माई फादर लीव्स मी इनफ मनी, ये वैलिड है कि नहीं? ये अनसर्टन है, मरने की हद तक सर्टन था लेकिन आगे सर्टन नहीं है। हाँ इफ आ गया ना, इफ भी वो पता नहीं फादर कितना छोड़ के जाता। आगे का आपकी फेवरेट एग्जांपल है, आपकी फेवरेट है, ए ने बी से अपने दोस्त से कहा कि ना कि मेरी तुम तो सीए कर रहे हो, 6, 7, 8, 10 साल मेहनत करते रहोगे दिन रात, फिर भी पता नहीं सीए होता है कि नहीं होता, अच्छी जॉब मिलती है कि नहीं मिलती। मैं देखा फेसबुक पे दिन रात बैठता था, तो अगले महीने 1 मिलियनियर से मेरी शादी है, मिलियनियर से मेरी शादी है। अब मैंने तुमसे जितना भी उधार लिया था ना उसका प्रोमिसरी नोट लो, अभी लो। आई विल पे यू ₹500,000 आफ्टर माई मैरिज विद मिस बी। अब बताइए सर्टन है कि नहीं? ये वैलिड है कि नहीं? वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि कंफर्म नहीं है मैरिज होगी कि नहीं होगी। डेथ कंफर्म है, हर एक बंदे ने मरना है ये कंफर्म है, हर एक बंदे की शादी होगी ये कंफर्म नहीं है, नहीं है ना। तो ये एग्जांपल ध्यान में रखिएगा, ये सारी एग्जांपल बिला वजह नहीं आपके साथ शेयर की, केस स्टडी में टेस्ट होंगी। तो आज घर जाके सिर्फ इनलैंड और फॉरेन को चाहे छोड़ दें, इनलैंड और फॉरेन को छोड़ दें, अब बाकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 का एक एक लफ्ज, क्या एक एक लफ्ज पढ़ना है और समझना है, एक एक लफ्ज कह रहा हूं। और ये एग्जाम्पल लाजमी कीजिएगा, इसमें इनलैंड फॉरेन लैंड मेरा ख्याल है कोई नहीं है, एक एग्जाम्पल है, वो दिल करे तो कर ले, ना दिल करे तो छोड़ दे, वो मैं कल डिस्कस करवा दूंगा आपको, बाकी जरूर कर लीजिएगा रिटन फॉर्म, लेकिन पढ़ना जरूर है, एक एक लफ्ज बहुत अहम, बहुत है, बेस 12 बोल रही है, ये अगर समझ गया ना आगे आसान हो जाएगा आपके लिए केस स्टडी इंशाल्लाह। आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज।